बात कर रहे थे अपन प्रीवियस लेक्चर में डेवलपमेंटल डेज की, जहां अपन ने कंप्लीट जायगोट डेवलपमेंट को अलग अलग डेज के डेवलपमेंट में देखा, माइलस्टोन अचीव किए और प्रेग्नेंट फीमेल की यूटेराइन कैविटी में मिलने वाली सभी अवेलेबल स्ट्रक्चर्स का प्रोसीजर देखा। बात करते हैं कंटिन्यूएशन के अंदर आगे की तरफ। तो अब हम यहां पर उन्हीं सब स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे जिन्हें जायगोट डेवलपमेंट के अंदर हमने अचीव किया था। एग्जाम्पल के लिए वहां पर अपन ने प्लासेंटा देखा, अम्बिलिकल कोड को बनाने वाली स्ट्रक्चर बॉडी स्टॉक, फीटस 9 मंथ जहां अवेलेबल होता है एमनियोटिक कैविटी, तो उन्हीं की डिटेल स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को, इंपॉर्टेंसी को हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों से जो डायरेक्टली हमारे डेवलपमेंटल प्रोसीजर से पूछी जाती है। उन कुछ 8-10 लाइनों के डिस्कशन के बाद अपन पता लगाएंगे कि आज के लेक्चर का मेन हमारे पास मोटो क्या होने वाला है। आते हैं सबसे पहले उसी जायगोट डेवलपमेंट के अंदर से निकलने वाली वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। देखिए, फोकस करें तो हमारे पास डायरेक्टली एक टर्म पूछी जाती है जिसका नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस। आपके पास एग्जामिनर ऑर्गेनोजेनेसिस एक टर्म देगा और पूछेगा इसके रिगार्डिंग कि ये हमें डेवलपमेंट के कौन से वीक में, कौन सी ड्यूरेशन में अचीव होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो यहां मैं आपको डिटेल में इसकी 3 लाइनें बताने जा रहा हूं और फिर यह भी आइडिया दूंगा यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई हिंट नहीं दिया गया हो तो हमें कौन से वाले वीक पे एग्जैक्ट आंसर देना है। तो इसके लिए गौर से सुनेंगे पहले 3 लाइनें। वो 3 लाइनें ये रही। नंबर 1, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना। यहां पे ये देखा जाता है एक समय है जिसे बोलते हैं 8 वीक। 8 वीक का जब हमारा एम्ब्रियो हो जाता है तब बॉडी के ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन उस 8 वीक को लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या हैं तो देखें। सभी फीटल ऑर्गन, फीटस की बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं सभी डेवलप स्टार्ट हो जाते हैं 8 वीक के बाद में। उन सभी ऑर्गन में शामिल हो सकता है हमारा हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, ब्रेन है, किडनी है, मसल मास है। तो सभी जने स्टार्ट हो जाते हैं 8 वीक पे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ ऑर्गन सिस्टम ऐसे हैं जो 8 वीक से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है उनके नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम। वो एडवांस सिस्टम है तो पहले शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे 8 वीक पे स्टार्ट होंगे, पर कुछ सिस्टम एग्जाम्पल नर्वस और कार्डियक 8 वीक से पहले भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार 20 वीक, 20 वीक गेस्टेशन पे फीटस में सभी ऑर्गन पूरी तरह बन जाते हैं। 20 वीक गेस्टेशन पे फीटस के सभी ऑर्गन पूरी तरह बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो 20 वीक से पहले भी बन जाते हैं। तो यहां पे ऑर्गेनोजेनेसिस को लेके अलग अलग वीक आपके पास आ रहे हैं कि कुछ स्टार्ट हो जाते हैं 8 वीक से पहले, सभी स्टार्ट होते हैं 8 वीक के बाद, सभी बन जाते हैं 20 वीक तक, कुछ बन जाते हैं 20 वीक से पहले। तो ये 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा भी सामने की तरफ। तो यहां पे आपको इतनी सारी लाइनें जो बताई गई उनमें समरी ये निकलेगी कि सिर्फ हमारे पास एक टर्म मेंशन हो ऑर्गेनोजेनेसिस और आपको किसी एक वीक को सिलेक्ट करके ही आंसर देना हो तो आंसर देना होगा आपको 8 वीक। जी हां, 8 वीक गेस्टेशन पे ऑर्गेनोजेनेसिस टर्म को आपको आंसर देना है। जो पहले स्टार्ट हो रहे हैं, जो पहले बन रहे हैं, वो एक्सेप्शंस हैं
जिनकी अलग से चर्चा की जाएगी। आइए मैं कर ही देता हूं चर्चा, वो दो कौन कौन से हैं। उस दो कैटेगरी में नाम है हमारे पास, सामने बोर्ड पे देखें। एक बात करेंगे CNS और एक हो गया CVS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इनको लेके दो बातें करनी है। क्या बात करनी है, बड़े गौर से सुने। ये दोनों वो सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये वो दो सिस्टम हैं जो 8 वीक से पहले स्टार्ट हो रहे हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस बोलता है फीटस की बॉडी में जितने भी ऑर्गन है सभी को मैं 8 वीक के बाद बनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन ये दो कलाकार हैं वो पहले स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों में भी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज वो देखें, दो लाइनें आती हैं। सबसे पहले कौन सा सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट, सबसे पहले कौन सा सिस्टम डेवलप हो जाता है। लाइनें बड़ी सरल है। हो सकता है दोनों के डेवलप होने का जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है वो अलग अलग समय पे हो और डेवलप पूरा हो जाने का भी अलग अलग हो, तो उस कैटेगरी में बात करेंगे। पहले स्टार्ट कौन होता है, तो स्टार्ट पहले होता है नर्वस सिस्टम। लगभग तीसरे चौथे वीक पे स्टार्ट होता है सबसे पहले नर्वस सिस्टम, और पूरी तरह बनने वाला पहले वहां जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये दो अलग अलग लाइनें हैं कि पहले स्टार्ट किसने किया और पहले डेवलप कौन हो गया। ये चीज उसी प्रकार की है जिस प्रकार कहानी होती है कछुए और खरगोश की, कि स्टार्टिंग में फास्ट 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 तो कौन चल रहा था, खरगोश, लेकिन टारगेट किसने अचीव किया, डेस्टिनेशन किसने अचीव किया, मंजिल पे पहले कौन पहुंचा, तो नाम क्या था उसका, कछुआ। तो सेम है, स्टार्ट पहले कौन कर देता है अपने पास में, नर्वस सिस्टम, और डेवलप सबसे पहले कौन सा हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज को लेके बातें करी जा रही है कि मैं जो बता रहा हूं कि डेवलपमेंटल डेज से सीधे इंपॉर्टेंट लाइनिंग बनके हमारे पास आ जाती है। उन लाइनों के अंदर देखा आपने कौन कौन सी लाइनें आती है। नंबर 1 बोल रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए अलग अलग बातें हैं। सभी ऑर्गन बनना शुरू होंगे 8 वीक पे, सभी ऑर्गन बन जाएंगे 20 वीक पे। कुछ ऑर्गन बनना शुरू होंगे 8 वीक से पहले, कुछ ऑर्गन बन जाएंगे 20 वीक से पहले। आपको 1 लाइन में आंसर देना हो तो आंसर कितना जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, 8 वीक। सबसे पहले कौन सा सिस्टम पूरी तरह बनकर के तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है तो अपने पास आंसर जाएगा CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनना शुरू करता है, जवाब जाएगा CNS, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग बात करते हैं अपन इस चीज को लेकर के, नाम है FHS, फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट बीट। फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट बीट के लिए क्वेश्चंस हैं और हमारे पास 3 वैरायटी के क्वेश्चन हैं। नंबर 1, सबसे पहले बच्चे में धड़कन आती कब है, धड़कन बनती कब है, फर्स्ट हार्ट बीट बच्चे ने डेवलप कब करी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये जो हार्ट बीट बच्चे ने डेवलप करी है क्या हम उसे सुन पा रहे हैं, क्या हम उसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं, वो काम कब होता है। अब हम जो डिटेक्शन करते हैं उसकी भी 2 टेक्निक है। धड़कन सुनने के लिए सिंपल सा अपन जानते हैं एडल्ट में होता है स्टेथोस्कोप, और फीटस में सुनना होगा तो नाम हो जाएगा उसका फीटोस्कोप। तो फीटोस्कोप और स्टेथोस्कोप तो बाहर से सिंपल मशीनरी है, इससे धड़कन सुनी जाती है। एक तो डिटेक्शन का तरीका वो होता है, और दूसरा होता है डिटेक्शन का तरीका डॉपलर अल्ट्रासाउंड। काफी बारीकी से अध्ययन करना हो तो नाम आता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो अब हमारे पास 3 चीजें हो गई कि बच्चा सबसे पहले खुद डेवलप कब करता है। एक बात गारंटी है, जब डेवलप करता है उस समय हम नहीं सुन पाते हैं। दूसरा, हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड से कब सुन पाएंगे, और तीसरा, हम स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप से कब सुन पाएंगे। तीनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, तीनों के अलग अलग वीक हैं, और तीनों से बनने वाले बहुत सारे कॉमन एमसीक्यूज हैं। बच्चे ने खुद ने डेवलप कब करी तो आंसर जाता है वहां पे 5 वीक। आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड से कब सुनी,
आंसर जाएगा 10 वीक। आपने स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप से कब सुनी, आंसर जाएगा 20 वीक। तो यहां पे अलग अलग आंसर हैं। 5 वीक पे बच्चा क्या करता है, खुद को डेवलप करता है हार्ट बीट में। 10 वीक पे आप ये किससे सुनते हैं, डॉपलर से सुनते हैं। और 20 वीक पे आप किससे सुनते हैं, या तो स्टेथोस्कोप से या फीटोस्कोप से। ये पढ़ रहे हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू बनकर आ जाती है। जितनी भी चीजें लिखी हुई है उनके सामने एग्जैक्ट वीक, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। आपसे उम्मीद यही रहेगी जो सामने बोर्ड पर प्रेजेंट हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देंगे। आंसर सारे इस प्रकार है। नंबर 1 स्टेटमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस सामने टर्म एग्जाम में आ जाए तो आंसर देना है 8 वीक। सबसे पहले स्टार्ट शुरू करता है, आंसर देना है नर्वस सिस्टम। सबसे पहले पूरी तरह कौन बन जाता है, आंसर देना है कार्डियक सिस्टम। बच्चे में धड़कन कब बनती है, आंसर देना है 5 वीक। क्या 5 वीक पे जो धड़कन बनी है हम उसे सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। हम पहली बार कब सुनना शुरू करेंगे, 10 वीक पे। 10 वीक पे जो पहली बार सुनेंगे वो मशीन से या फिटोस्कोप से, आंसर मशीन से। मशीन का नाम क्या होगा, डॉपलर। और सबसे सरल टेक्निक फिटोस्कोप के द्वारा कितने वीक पे सुनेंगे अपन, 20 वीक पे। अब इन्हीं माइलस्टोन में आगे और डेवलपमेंटल डेज में आपने देखा 12वें दिन बहुत कुछ था। इसी प्रकार एक प्रेग्नेंट फीमेल की जर्नी में, जो 9 महीने की जर्नी है, 40 वीक की जर्नी है, इंपॉर्टेंट वीक आता है 12th वीक, 12वां वीक। ओबीजी में प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 12वां दिन भी बड़ा फेमस होता है और 12वां वीक भी। तो देखें 12 वीक पे क्या क्या माइलस्टोन अचीव होते हैं, उसके लिए मैंने ये प्रिपेयर कर रखा है। इन्हें देखें 12 वीक को एक्सप्लेन करने के लिए ये टर्म। अब जितनी चीजें सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं ये सारे काम फीमेल में 12th वीक पर अचीव होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। एक एक बार सुनिए। 12 वीक पे बच्चा पहली बार यूरिन पास आउट करता है और स्वेलोइंग स्टार्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। एमनियोटिक फ्लूइड डिस्कस करेंगे जो बहुत हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हेल्प मिलेगी। बच्चा पहली बार यूरिन कब करता है, 12 वीक पे। बच्चा पहली बार स्वेलोइंग, निगलना, ये एक्टिविटी कब दिखाता है, 12 वीक पे। तो पहली बार स्वेलोइंग, पहली बार यूरिनेशन। नेक्स्ट वन, बच्चे के एंडोक्राइन मैच्योरिटी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ये रहे। इनके फंक्शन अपन प्लासेंटा में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इंसुलिन और थायरॉक्सिन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है ग्रोथ फैक्टर की तरह, और थायरॉक्सिन 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके एग्जैक्ट फंक्शंस हैं। ये फंक्शन एडल्ट वाले फंक्शन थोड़े अलग हैं, फीटस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, आपको बताए जाएंगे। तो 2 स्पेसिफिक हार्मोन इंसुलिन, थायरॉक्सिन फीटल लाइफ में कब प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, 12 वीक पे। यहां जितने भी स्टेटमेंट है उन सभी का एक ही आंसर है, 12 वीक। नेक्स्ट वन, यहां देखें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और सेक्स डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों गौर करने वाली बात है, जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं उन्हें क्लासिफाई 2 में किया गया है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ह्यूमन बीइंग में जो आउटर पार्ट में दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल मेल में पेनिस, फीमेल में वल्वा, ये बाहर से दिखाई देने वाले हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, मेल में टेस्टिस, स्क्रोटम, ये सब बाहर हैं। अंदर बात करें, ओवेरी, ये सब इंटरनल ऑर्गन होते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन 8 वीक पे बनते हैं, पर बाहर दिखाई देने वाले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन 12th वीक पे डेवलप होते हैं। और 12 वीक पर उन्हीं जेनाइटल ऑर्गन को सोनोग्राफी से देखने के बाद कंफर्म किया जा सकता है कि डेवलपिंग फीटस मेल है या फीमेल, और यह आइडेंटिफाई करना कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कई बार पूछा गया है कि कौन से वीक पे पॉसिबल है, कौन से मंथ पे पॉसिबल है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, बोर्ड पर लिखी हर बात किसके लिए लेकर बता रही है हमें, 12th वीक को लेकर के।
तो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स आइडेंटिफिकेशन, वैसे तो ये बताना कानूनी अपराध है, पर डायग्नोस करना कानूनी अपराध नहीं है। ये अपन करते हैं 12 वीक की ड्यूरेशन पे। नेक्स्ट वन मूव करते हैं आगे आने वाले इन चारों कोरिलेटिव्स की। जी हां, अब इन सब के लिए भी 1 लाइन एमसीक्यू है, तो देखें बैक टू बैक क्या बोल रहा है। नंबर 1 चीज, प्रेगनेंसी में बनने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्लासेंटा। प्लासेंटा पूरी तरह बनकर कब तैयार होता है? 12 वीक। बनना शुरू करता है बहुत पहले, पर बात चल रही है पूरी तरह प्लेसेंटा बनके कब तैयार होता है? 12 वीक पे। नंबर 2, जब तक प्लेसेंटा बनता नहीं है, मतलब तब तक प्लेसेंटा के काम भी पूरी तरह नहीं होते। प्लेसेंटा के बहुत सारे काम में से एक काम होता है हार्मोन का रिलीज करना। तो प्लेसेंटा पूरी तरह हार्मोन भी तब रिलीज करेगा जब वो पूरी तरह बनेगा। तो जब तक पूरी तरह प्लेसेंटा बनता नहीं है, तब तक हार्मोन निकलवाने का काम कौन करता है? HCG। तो HCG कब तक रहेगा? जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा। HCG फीमेल की बॉडी में कब तक रहेगा? जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा। प्लेसेंटा कब बनेगा पूरी तरह? 12 वीक के बाद। तो HCG भी कब तक? 12 वीक तक। अब नेक्स्ट वन, जब तक फीमेल की बॉडी में HCG रहेगा, पढ़ा है हमने, जब तक फीमेल की बॉडी में HCG रहेगा तो HCG का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 3 महीने तक कौन निकालता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये सारी कोरिलेटेड थिंग्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। प्रेग्नेंट फीमेल की ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम पाई जाती है। वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है। वो प्रेगनेंसी में 3 महीने तक ये हार्मोन निकालती है, क्योंकि 3 महीने तक ये हार्मोन निकालने के लिए प्लासेंटा डेवलप नहीं हुआ। जिस दिन प्लासेंटा डेवलप हो जाएगा, 12 वीक के बाद प्लासेंटा आ जाएगा, 3 महीने के बाद प्लासेंटा आ जाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को काम करने की आवश्यकता तब तक होती है जब तक प्लासेंटा नहीं बन जाता। और हर चीज का जवाब है 3 महीने या 12 वीक। तो प्लेसेंटा पूरी तरह कब तक बनेगा? 12 वीक तक। जब तक नहीं बनेगा तब तक काम कौन करेगा? HCG। HCG काम किससे करवाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये सोचने वाली बात है कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर शुरुआत के 3 महीने होने वाली जबरदस्त नौटंकी, जिसे कहते हैं नौसिया वॉमिटिंग, का कारण HCG माना जाता है। और HCG रहेगा 12 वीक तक, तो नौसिया वॉमिटिंग भी फीमेल को झेलनी पड़ेगी। कब तक? 12 वीक तक। तो 12 वीक पे इतने सारे माइलस्टोन सामने बोर्ड पे प्रेजेंट है, बोर्ड पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ये माइंड में रखने वाली बात है कि सिर्फ एक वीक है 12 वीक, और उसमें होने वाले सारे माइलस्टोन सामने अवेलेबल हैं। इनकी हेल्प से हम एक एक का आंसर दे सकते हैं। मल्टीपल चीजें। नंबर 1 बताया आपको, पहली बार बच्चा यूरिन कब करेगा? 12 वीक। पहली बार स्वॉलोइंग कब करेगा? 12 वीक। पहली बार इंसुलिन कब बनाएगा? 12 वीक। थायरॉक्सिन कब डेवलप करेगा? 12 वीक पे। बच्चे का सेक्स कब पता लगा सकते हैं? 12 वीक पे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कब बनेंगे? 12 वीक पे। प्लेसेंटा कब बनेगा? 12 वीक के बाद। HCG कब तक काम करेगा? 12 वीक तक। कॉर्पस ल्यूटियम कब तक बनी रहेगी? 12 वीक तक। फीमेल को नौसिया वॉमिटिंग वाली शिकायत कब तक रहेगी? 12 वीक तक। तो ये स्टार्टिंग में आज के 15-20 मिनट में आपको जो डायरेक्ट माइलस्टोन बताए गए, वो डायरेक्ट अराइज होने वाले MCQs हैं एग्जाम के। हमने अभी तक टर्म पढ़ी प्रीवियस पेज के अंदर, ऑर्गेनोजेनेसिस को लेकर के 8 वीक। सिस्टम की बात करी, सबसे पहले बनने वाला, कंप्लीट बनने वाला कार्डियोवास्कुलर, शुरू होने वाला नर्वस। धड़कन को लेकर के 3 बातें। बनती कब है? 5 वीक पे। मशीन से कब सुनेंगे? 10 वीक पे। कानों से कब सुनेंगे? 20 वीक पे। उसके बाद सारे माइलस्टोन 12 वीक के। और उसके बाद आते हैं अपन अपने आज की मेजर हेडिंग। नाम बोर्ड पे अवेलेबल है, प्लेसेंटा। डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे उसी प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंटल डेज में हमने आउटलाइन के तौर पे बनाया था। याद आ जाए तो बता देना कि आउटलाइन में अपन ने क्या डिस्कस किया था। आउटलाइनिंग में ऐसा था कि ये अपने फीमेल के यूटेराइन कैविटी, और उसी यूटेराइन कैविटी के इस पोर्शन को आप लोगों ने बोल दिया था डेसिडुआ। शायद याद आ रहा हो कि प्रेग्नेंट फीमेल की एंडोमेट्रियम नाम दे दिया डेसिडुआ। और डेसिडुआ भी आपको 3 बताई थी मैंने, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पैराइटेलिस। वहां अपन ने देखा था बच्चा कौन सी लेयर से अटैच था? डेसिडुआ बेसिलिस से। और फिर यहां पे नीचे की तरफ डायग्राम में आपको ड्रॉ करवाया गया था
नाम दिया था उसका कोरियन। कोरियन जो सिंसाइटोसाइटोमीजन कायमा का मिक्सचर था, और इनके बीच में डेवलप होने वाला हमारा स्पेसिफिक विलाई। तो बात चली है अपने पास कि हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में उस स्ट्रक्चर को जो डेवलपमेंटल डेज में हमने बनाई थी। नाम है उसका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को बनाने के लिए बेसिक मैंने ये चीज बताई है कि 3 ही एलिमेंट है। ऊपर की तरफ मदर का पोर्शन डेसिडुआ, नीचे की तरफ बच्चे का पोर्शन कोरियन, और इनके बीच का कनेक्शन विलाई। ये एक बेसिक आउटलाइन होती है प्लेसेंटा की। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में प्लेसेंटा से बनने वाले हर प्रकार के सेगमेंट वाइज एमसीक्यूज की, चाहे वो उसके स्ट्रक्चर से हो, फंक्शन से हो, सर्कुलेशन से हो, या एबनॉर्मलिटी से हो। तो हर लेक्चर की तरह इसे भी स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको, और उन सभी एमसीक्यूज के आंसर लेके जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कुछ सवालों का दोहरान कर लिया जाए इस प्लासेंटा नाम की हेडिंग से निकलने वालों का। आइए देखते हैं 1 बाय 1। ये अपनी हेडिंग हो गई प्लेसेंटा कोड। डायरेक्ट एमसीक्यू पे आइए। सामने सवाल लिखा हुआ है, बड़ा सरल सा है, करना हमेशा की तरह वही है। आपको ऑप्शन नोटबुक में नोट कर लेने हैं वीडियो को पॉज करके, जो ऑप्शन सही लगे उसे गैस कर देना है और फिर आगे बढ़ना है। सबसे पहला सवाल पूछ रहा है, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सी एंटीबॉडी या कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर की जाती है मदर से फीटस को। ऑप्शन सामने अवेलेबल है, बहुत सरल और बहुत कॉमन एमसीक्यू है। नेक्स्ट वन, डायरेक्टली आ गए अपन इस बड़ी सी लाइन पे। ये लाइन बोलना चाहती है उस एबनॉर्मलिटी को पहचानिए जिसमें अम्बलाइकल कोड जो है प्लेसेंटा में सेंटर में जुड़ने की बजाय मार्जिन में जुड़ जाता है। अम्बलाइकल कोड और प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है। अम्बलाइकल कोड यदि बीच की जगह किनारे पर जुड़ जाए तो होने वाली एबनॉर्मलिटी को क्या कहते हैं, सवाल आपसे डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट वन, ये देखें क्या चीज बताने जा रही है। ये प्लेसेंटा की उस एबनॉर्मलिटी को पहचानिए जहां पे मार्जिन की तरफ फाइब्रस रिंग बन गई है। अपन पढ़ाएंगे इसको। प्लेसेंटा में एक ऐसी एबनॉर्मलिटी हो गई है कि उसके किनारे वाले तरफ, जो किनारे चारों तरफ होते हैं, वहां पे फाइब्रस रिंग बन गई है। फाइब्रस का मतलब होता है न्यूट्रिशन की बहुत कमी। कोई भी स्ट्रक्चर जब फाइब्रोज्ड हो जाती है वो इंडिकेट करता है कि वहां पे न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है, और उन्हीं किनारों पर फीटल की ब्लड वेसल भी आपको दिखाई दे। बात नंबर 1, पहली बात तो किनारों पर न्यूट्रिशन कम हो गया है और उसी कम वाले इलाके में वेसल्स पाई जा रही हैं। वो एबनॉर्मलिटी कौन सी कहलाती है? एम्स रायपुर 2017 के अंदर पूछा गया ये एमसीक्यू है। नोट डाउन कर लें, ऑप्शन डिस्कस करेंगे लेक्चर के बाद में। बिल्कुल ऐसी ही एक और एबनॉर्मलिटी सामने लिखी हुई, वो बता रही है प्लेसेंटा एक डिस्क स्ट्रक्चर होती है, उससे यदि एक और छोटा टुकड़ा, छोटे टुकड़े को बोल रहा है ये असेसरी लोब, यदि मेन प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर से एक और छोटा असेसरी लोब डेवलप हो जाए और वो लोब मेन प्लेसेंटा से भी कनेक्टेड रहे, एक्टिव विलाई का कनेक्शन भी हो, तो वैसी एबनॉर्मलिटी को क्या नाम दिया जाता है? दिस वन इज क्वेश्चन। नेक्स्ट वन बड़ा सिंपल, डैश अनादर नाम ऑफ अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड को फेमसली और किस नाम से जाना जाता है वो बताना है आपको। शायद उसी नाम से कई सारे डिसऑर्डर भी डेवलप होते हैं। नेक्स्ट वन इधर देखें, प्लेसेंटा इज मोर देन वन लोब। उसी प्रकार की लैंग्वेज आ रही है जब प्लेसेंटा में एक से ज्यादा लोब हो और वो दोनों लोब पास पास ना हो करके दूर दूर हो, लिखा हुआ है वेरिंग डिस्टेंस, अलग अलग दूरी पर हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? नेक्स्ट, सॉरी, ये रहा अपने पास में। प्लेसेंटा के अंदर लोब डेवलप हो गया और दूसरा लोब जो है वो अलग दूरी पर है, मेन प्लेसेंटा से दूर है, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? आइडेंटिफाई करें एबनॉर्मलिटी को। नेक्स्ट वन, शॉर्ट कोड। अम्बलाइकल कोड को लेकर बीमारियां आएंगी, लॉन्ग कोड, शॉर्ट कोड। सवाल पूछा गया है
शॉर्ट कोड जो कंडीशन होती है उसमें अम्बिलिकल कोड की लेंथ कितने से कम हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि हल्के से मार्जिन पे भी आपका आंसर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, यदि अम्बिलिकल कोड लंबी है, लॉन्ग कोड है, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फीटस को आ सकती है या खुद अम्बिलिकल कोड को आ सकती है, यदि कंडीशन है लॉन्ग कोड वाली। नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंडीशन आएगी सिंगल आर्टरी डिजीज, पढ़ेंगे अपन लेक्चर्स में। सिंगल आर्टरी डिजीज एक कॉम्प्लिकेशन है, एक एबनॉर्मलिटी है, और ये किस कंडीशन में कॉमनली देखने को मिलती है, ये सवाल आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय, प्लेसेंटा को कौन बनाता है, उसके लिए जैसा अपन ने आउटलाइन में देखा और आज डिटेल में पढ़ेंगे भी, तो उससे ही अपने को समझ के जवाब निकालना है आखिरकार प्लेसेंटा को बनाता कौन है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड एज, अच्छी टर्म है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसी का यूज लिया जाता है। ह्यूमन प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है, ये 4 शब्द हैं, एक सेलेक्ट करना है आप लोगों को। नेक्स्ट वन, ये देखें, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा में मेम्ब्रेन होती है, कौन सी मेम्ब्रेन एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है न्यूट्रिशन और वेस्ट के एक्सचेंज में। प्लेसेंटा के फंक्शन में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि इसके द्वारा कई प्रकार के न्यूट्रिएंट और वेस्ट को एक्सचेंज किया जाता है। यह वर्क कौन सी लेयर द्वारा कंप्लीट होता है, यह अराइज है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एम्ब्रियो, प्लेसेंटा का कौन सा हिस्सा एम्ब्रियो या बच्चे को बनाने में हेल्प करता है। प्लेसेंटा पूरा देखेंगे, उसका कोई एक पार्ट होगा जो फीटस डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, वो कौन सी लेयर होती है, यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, यह बताने के लिए सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है। प्लेसेंटा का वजन कितना है यह बताने के लिए कौन से स्टेटमेंट द्वारा सबसे बेस्ट आप उसे मानेंगे और आंसर देंगे। नेक्स्ट वन, स्केलेटन मैच्योरेशन, बच्चे में स्केलेटन सिस्टम जो है, अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है 9 मंथ का फीटस, उसके स्केलेटन को, कंकाल तंत्र को मैच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे कुछ ये अपन ने 10-15 स्मॉल एमसीक्यूज का सेशन रखा है। इनमें शामिल थे कुछ बहुत ही सरल 1 लाइनर क्वेश्चन और शामिल थे प्रीवियस एम्स रायपुर के अंदर पूछे गए बैक टू बैक 4 क्वेश्चन, और लास्ट में भी शामिल किए गए मन से बनाए गए कुछ और लॉजिकल क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सारे के सारे सवाल। अब हम डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को, जिससे कि इन सभी सवालों का जवाब हम आसानी से दे सकें। आते हैं अपन मेन थ्योरेटिकल पोर्शन पे। प्लेसेंटा, इसको लेके बात कर रहे थे, शुरू करते हैं। प्लेसेंटा के बारे में पहले माइंड में हल्की सी बात सोच लें, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है, 9 महीने की प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट मदर है और डेवलप हो रहा फीटस है। फीटस पाया जाता है यूटेराइन कैविटी में, और यहां जो प्लेसेंटा है वो एक कनेक्शन की तरह उभर करके आता है। प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है जिससे मदर और फीटस इनडायरेक्टली कांटेक्ट में बने रहें। कांटेक्ट का बेनिफिट बहुत सारा होता है। मां और बच्चे के बीच में एक जुड़ाव की तरह काम करने वाले को प्लेसेंटा कहते हैं। हम तो कभी बार इसे मामा भी बोल देते हैं कि मां थी और बच्चा था, और दोनों में संबंध बिठाने वाला, न्यूट्रिशन देने वाला मामा कौन था, प्लेसेंटा था। बात करें एकदम कंसेप्शंस की, कंसेप्चुअलाइज की, तो वहां अपन ने देखा प्लेसेंटा को सिंपली बताना हो तो बोलते 3 जने बनाते हैं। ऊपर की तरफ डेसिडुआ, नीचे की तरफ कोरियन और बीच में विलाई। 12 दिन के डेवलपमेंटल डेज की पड़ी हुई मेहनत रंग लानी चाहिए यहां के सवालों के जवाब देने में, कि प्लेसेंटा को बनाने के लिए 3 जुगाड़ चाहिए। ऊपर की तरफ डेसिडुआ, नीचे की तरफ कोरियन और बीच के अंदर विलाई। ये तीनों बात अपन पढ़ चुके हैं। डेसिडुआ क्या है, डेसिडुआ में कितनी परत होती है, विलाई क्या है, कौन से दिन आता है, कितनी ब्रांचें होती हैं, क्या नाम होता है, यह भी पढ़ लिया है। कोरियन
कितनी परतों से मिलकर बना है, वो परतें कब कब आती है ये भी पढ़ लिया है। तो आज पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्लेसेंटा का डिटेल डायग्राम देखते हैं हाथ से बना हुआ, कि इन तीन के अलावा और भी क्या जुगाड़ होते हैं। डेसिडुआ है, कोरियन है, विलाई है, पर और क्या होता है जानते हैं उन्हें डिटेल के अंदर। तो देखिए यहां पे सामने आपके बोर्ड पर अवेलेबल है। सबसे पहले इसे देख लीजिए, निहार लीजिए, और उसके बाद यह बात करने में अपन कंफर्म हो जाने चाहिए कि सब चीजों को एक साथ ना पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा उन्हें देखेंगे। आइडियली एक प्लेसेंटा के अंदर जितनी भी बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है। आओ वन बाय वन उन्हें अपन देखना शुरू करें। फर्स्ट थिंग, नंबर वन थिंग ये कि प्लेसेंटा को बनाने के लिए दो आइडियल चीज चाहिए, एक डेसिडुआ और एक कोरियन। सबसे पहले फोकस करेंगे इस लाइन पे, डेसिडुआ बेसिलिस। सबसे पहले इस लाइन पे जाएं, ऊपर वाले पॉइंट को डेसिडुआ बेसिलिस बोला है। हम जानते हैं डेसिडुआ में तीन परत होती हैं, पर हम यहां तीनों परत का नाम ना लेकर सिर्फ उसी लेयर का नाम लेंगे जिस लेयर से एक्चुअल फीटस का अटैचमेंट होता है, एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है। इम्प्लांटेशन की पढ़ाई हमें यही सिखाई देती है कि होने को तो तीन होती है, पर हमारा जुड़ाव एक से होता है, और वो जुड़ाव ही 9 महीने बना रहता है। तो तीनों डेसिडुआ की बजाय एक नाम लेंगे, डेसिडुआ बेसिलिस। तो नंबर वन थिंग है, ऊपर की तरफ मदर का पोर्शन है डेसिडुआ बेसिलिस। नेक्स्ट वन, डेसिडुआ के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स की ब्रांचों द्वारा भरा जाता है। डेसिडुआ के पीछे मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स है, उनकी 120 से 200 ब्रांचें हैं, और वो न्यूट्रिशन भरती है डेसिडुआ में। अब इसी डेसिडुआ में देखें, ये काफी सारे स्मॉल स्मॉल लोब, नाम दिया गया है कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन बताने के लिए देख सकते हैं इस डेसिडुआ में ये ग्रीन ग्रीन कलर के मैंने बहुत सारे छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाई हैं। छोटी छोटी गांठें हैं, कटोरियां हैं, लोब हैं। एग्जैक्टली जो न्यूट्रिएंट डेसिडुआ के पास थे वो न्यूट्रिएंट डेसिडुआ से कलेक्टेड रहते हैं इन्हीं सारे कॉटिलिडॉन्स के अंदर। ये कॉटिलिडॉन मदर की तरफ डेसिडुआ के पास उसका न्यूट्रिएंट रखने के लिए बनी होती हैं, और इन कॉटिलिडॉन के नंबर भी फिक्स होते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा में नंबर है 15 से 20। प्लेसेंटा के अंदर डेसिडुआ के पास पाए जाने वाले कॉटिलिडॉन्स के नंबर फिक्स होते हैं 15 से 20। बात करते हैं आगे, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन। ऊपर डेसिडुआ, नीचे कोरियन, बीच में विलाई। आते हैं नीचे वाले कोरियन पे। तो नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये पूरा कोरियन है, पर यहां देखें कोरियन के दो नाम लिखे हैं, एक कोरियोनिक फ्रंडोसम और एक कोरियोनिक लीव। इनका क्या बहुत बड़ा लॉजिक है उसे सुनने को तैयार हैं। यहां इसका नाम अपन ने कोरियोनिक फ्रंडोसम दे रहे हैं और ये चीज दे रहे हैं कोरियोनिक लीव। तो लॉजिक सिर्फ इतना है, सेंटर और मार्जिन। सेंटर और मार्जिन को कई तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लाइन ये है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर जब आपने सामने देखी तो वो कैसा दिखाई दिया? क्या वो हर तरफ से एक समान दिखाई दे रहा है? क्या वो बीच में से अलग, किनारे पे से अलग दिखाई दे रहा है? तो लाइन आती है प्लेसेंटा बीच में से मोटा और किनारे पर से पतला होता है। देख लीजिए, ये हाथ सेंटर में है, दोनों बीच में, और जैसे जैसे मैं गया किनारे की तरफ ये पतला होता गया, किनारे से जैसे जैसे आ रहा हूं बीच की तरफ ये मोटा होता चला गया। तो थिक और थिन। अब ये कितना मोटा कितना पतला है डिपेंड करता है डेसिडुआ और कोरियन के बीच मिलने वाले स्ट्रक्चर विलाई पे। यहां पर ये जो पाया जा रहा है ब्लू मार्कर लिखा हुआ है बोर्ड पर, विलाई है ब्लू मार्कर वाला। इसे देख लें,
बीच वाले एरिया में जो विलाई है इतना बड़ा है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और किनारे पर जो विलाई है ये बेचारा इतना छोटा सा बना रखा है। ये छोटा विलाई ये उससे बड़ा या सबसे बड़ा? तो डेसिडुआ और कोरियन कितना दूर दूर होंगे या कितना पास पास होंगे, डिपेंड कर सकता है विलाई के साइज पे। विलाई का साइज बड़ा होगा तो डेसिडुआ और कोरियन को दूर दूर कर देगा, और विलाई का आकार छोटा सा हुआ तो वो पास पास रहेंगे। लाइन चल रही है, प्लेसेंटा बीच में से मोटा और किनारे पर से पतला होता है, सेंटर में थिक और मार्जिन पे थिन होता है। थिक थिन मोटा पतला विलाई के आकार पे निर्भर करता है। विलाई बीच में बड़ा इसलिए बीच में से प्लेसेंटा मोटा, विलाई किनारे पे छोटा इसलिए प्लेसेंटा किनारे पे पतला। मजे की बात देखें, जितना बड़ा विलाई उतना ज्यादा न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने पढ़ा है विलाई करता क्या है, न्यूट्रिशन का ट्रांसफर। तो जितना बड़ा विलाई होगा उतना ज्यादा न्यूट्रिशन होगा। तो प्लेसेंटा में ज्यादा न्यूट्रिशन कहां पर होगा, सेंटर में। कम न्यूट्रिशन कहां होगा, मार्जिन पे। एक लाइन। अब और चीजें, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस। जी हां, यदि न्यूट्रिशन ज्यादा है तो आप कैसे हैं, स्ट्रांग हैं, और न्यूट्रिशन कम है तो आप कैसे हैं, वीक है। तो प्लासेंटा में स्ट्रांग कनेक्शन और वीक कनेक्शन डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ विलाई, एंड साइज ऑफ विलाई डिसाइड द थिक एंड थिन नेचर ऑफ प्लासेंटा। चारों बातों को कोरिलेट करें। प्लेसेंटा बीच में से कैसा, मोटा, किनारे पर से पतला, बीच में विलाई कैसा, बड़ा, किनारे पर विलाई कैसा, छोटा। ज्यादा न्यूट्रिशन कहां पे, बीच में। कम न्यूट्रिशन कहां पे, किनारे पे। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहां पर, बीच में। लूज कनेक्शन कहां पे, किनारे पे। इसी बात को लेकर के आज बता देता हूं एक बात जो बतानी होती है 9 महीने के बाद। एक दिन ऐसा आएगा जब 9 महीने का समय पूरा हो जाएगा, उस समय अंदर से प्लेसेंटा निकल के बाहर आएगा। प्लासेंटा सेपरेशन एक मैकेनिज्म होती है लेबर की 3rd स्टेज में। तो वहां भी ये बोलेंगे कि 9 महीने जो आपने इस प्लेसेंटा को जोड़ रखा था, इसके निकलने का समय आ गया, प्लेसेंटा सेपरेशन। तो मुझे बताइए, जब ये जाएगा, जब ये अलग होगा, जब ये टूटेगा, जब ये सेपरेट होगा, तो कहां से आसानी से टूटेगा और कहां से टूटने में जोर आएगा। आसानी से कहां से टूटेगा, जहां कनेक्शन वीक है। कहां पे है वो, किनारे पे। मजबूती से जोर कहां से आएगा टूटने में, जहां पे कनेक्शन स्ट्रांग है, वो कहां पर है, बीच में। तो समझने वाली बात यह है, कई मल्टीपल चीजों को डिसाइड कर रहे हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपन इन दोनों कलाकारों को। ये है कोरियोनिक फ्रंडोसम और ये है कोरियोनिक लीव। कोरियोनिक फ्रंडोसम मतलब, कोरियोनिक फ्रंडोसम का मीनिंग होगा बीच वाला, मोटा वाला, बड़े विलाई वाला, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाला, टूटने में जोर आएगा वो वाला। कोरियोनिक लीव किनारे वाला, पतला वाला, छोटा विलाई, कम न्यूट्रिशन, लूज कनेक्शन, आसानी से टूट जाएगा। जीवन में आपने भी कभी किसी से कनेक्शन बनाए हो तो अपने आप समझ जाएंगे। यदि आपका किसी से भयंकर था कनेक्शन और वो आपको छोड़ के जाए तो आपको यहां कितना पेन फील होता है वो लोग आप अपने स्टेटस में बता देते हैं। और एक आपने ऐसे ही बना रखी हो, ऐसे चलते फिरते, वो चला भी जाए तो उसके जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो जिससे कनेक्शन था ही नहीं, वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं, पर जिससे सब कुछ था वो जाए तकलीफ ज्यादा होती है। इन्हीं को बताने के लिए लाइन आ रही है, कोरियोनिक फ्रंडोसम, कोरियोनिक लीव। तो जिस प्रकार 3 डेसिडुआ में से एक इंपॉर्टेंट होती है, डेसिडुआ बैसिलिस, उसी प्रकार कोरियोन के 2 नाम दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम कोरियोनिक फ्रंडोसम और लीस्ट इंपॉर्टेंट नाम कोरियोनिक लीव। आपसे बोलूं मैं जाकर कि आपको प्लेसेंटा में जाकर किसी एक को चुनना है, या तो चुनिए कोरियोनिक फ्रंडोसम को या चुनिए कोरियोनिक लीव को।
दिल किसे पसंद करेगा? कोरियोनिक फ्रंडोसम को, बिकॉज मल्टीपल रेशनल, क्योंकि वो बड़ा है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, ज्यादा मजा आएगा। एक बात अब यहां गौर करें, डेसिडोवा की जगह डेसिडोवा बेसिलिस हो गया है, कोरियन की जगह कोरियोनिक फ्रंडोसम हो गया है। अब इनके बीच में जो भी हैं उन सब को एक साथ बोलते हैं आईवीएस, इंटरविलस स्पेस। जी हां, एक साथ। यहां बोर्ड पे ये जो मैंने नॉमेनक्लेचर कर रखा है, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं आईवीएस में। ऊपर की तरफ डेसिडुआ, नीचे की तरफ कोरियन, और बीच में मिलने वाला पूरा जुगाड़ कहलाता है आईवीएस इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस में क्या क्या होता है गौर से देखते रहिए। इंटरविलस स्पेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर है विलाई, दिखाई दे रहा है, ये एक विलाई, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जो विलाई हैं इनके नंबर फिक्स होते हैं। इंसानों में, ह्यूमन बीइंग के अंदर इस विलाई के नंबर फिक्स होते हैं, वो है 60। ह्यूमन प्लेसेंटा में नंबर ऑफ विलाई 60। विलाई के लिए अपन ने पढ़ा है, विलाई इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, पढ़ा हुआ है, उनके नंबर 60 है। अब एक मजेदार चीज, विलाई कौन निकालता है? मां या बच्चा, डेसिडुआ या कोरियन? तो समझाया हुआ है, खाना किसके पास होता है? डेसिडुआ। खाना चाहिए किसे होता है? कोरियन। तो जो जिसे चाहिए वही हाथ फैलाएगा। तो विलाई कोरियन निकलता है जो डेसिडुआ के पास खाना लेने जाता है, नंबर 60 है। डेसिडुआ बोल रही है मैंने अपना खाना 15 से 20 कटोरियों में सजा दिया है। कटोरियों का नाम कोटिलिडॉन। मम्मी ने कहा, डेसिडुआ ने कहा कि मैंने अपना खाना 15 से 20 कटोरियों में रख दिया है, नाम है उनका कोटिलिडॉन। और बच्चे ने कहा कि मैंने भेजे हैं खाने के लिए 60 विलाई। तो एक कटोरी से कितने खाएंगे? तो बड़ा सिंपल है, यदि कटोरियों की संख्या 15 है, विलाई के तो फिक्स है 60 हैं, तो एक कटोरी में 4 जने खाएंगे। और यदि कटोरियों की संख्या 20 है, विलाई तो फिक्स है, तो एक कटोरी में 3 जने खाएंगे। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, आने वाले कितने हैं? 60 जने, खिलाने वाले या तो 15 या 20। 15 होंगे तो एक जना 4 को खिलाएगा, 20 होंगे तो एक जना 3 को खिलाएगा। मतलब एक विलाई, सॉरी, ये अपना एक कोटिलिडॉन कितने विलाई को सेटिस्फाई करता है? 3 से 4 को। नंबर 1 थिंग विलाई की। अब देखें, विलाई के नंबर 60 होते हैं। 60 विलाई में सामने डायग्राम में नहीं बना सकता था, तो 2-4 बना दिए मैंने, ये बड़ा, ये छोटा, ये उससे छोटा। अब सुने विलाई के अलावा और क्या होता है। नेक्स्ट वन, सर्कुलेशन में आपको चीज बताई जाएगी कि मदर एक बार में जो न्यूट्रिशन का अमाउंट लाती है, डेसिडुआ अपने अंदर एक बार में जो न्यूट्रिशन का अमाउंट लाती है वो लगभग होता है 500 ml, क्योंकि वो ब्लड का प्रोडक्ट है। उस 500 ml मदर जो लेकर के आई है, उसने भर दिया अपनी डेसिडुआ में, और डेसिडुआ से ले लिया किसने? विलाई ने। एक बार में मां लाती है 500 ml, और सारे के सारे विलाई पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं इतना भर के। कितना भर के? 350 ml। मम्मी लाई कितना? 500 ml। बच्चे का पेट भर गया कितने में? 350 ml। तो बच गया कितना? 150 ml। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक बार के सर्कुलेशन रिप्लेसमेंट में मदर लाती है 9 मंथ पे 500 ml अमाउंट। बच्चे ने रख लिया कितना? 350। कितना बच गया? 150। वापस भेज दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भला न्यूट्रिशन को रिटर्न कौन करता है? अपने भी एक आदत होती है कि हमारे पास बहुत सारा न्यूट्रिशन पड़ा हो तो एक बार में अपन उतना ही खाते हैं जितना अपनी टमी हमें अलाउ करती है। बचा हुआ फेंकते नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं,
ठीक इसी प्रकार बचा हुआ 150 ml जो अमाउंट है उसे स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के लिए यहां सामने जो स्ट्रक्चर बताई जा रही है उसका नाम है लैक्यूनार स्पेस। जी हां दोस्तों, यहां पर इस स्पेस में आप उस 150 को ठिकाने लगा सकते हो। मदर जो 500 ml लाई थी उसमें से बच्चे के पास तो 350 और एज ए स्टोर 150, और जहां स्टोर होता है उसे बोलते हैं खाली जगह, और हर खाली जगह का नाम क्या होता है? स्पेस। तो नाम है लैक्यूनार स्पेस। तो लैक्यूनार स्पेस को लेके दो शब्द, कहां होता है, क्या काम होता है, कहां होता है, क्या काम होता है। तो नंबर 1 चीज कहां पे होता है, तो आप डायग्राम देख लीजिए, हर दो विलाई के बीच में एक स्पेस, हर दो विलाई के बीच में एक स्पेस, हर दो विलाई के बीच में एक स्पेस, हर दो विलाई के बीच में एक स्पेस। तो लैक्यूनार स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द विलाई, लैक्यूनार स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द विलाई। अब फंक्शन क्या है, जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या फंक्शन है? स्टोर करने का। फंक्शन क्या है? स्टोर करने का। तो कहां होता है? दो विलाई के बीच। फंक्शन क्या है? स्टोर करने का। स्टोर करना क्यों पड़ा? तो उसके लिए मैंने आपको लॉजिक बताया कि मदर एक बार में कितना लेकर के आती है? 500 ml। बच्चा एक बार में कितना झेल पाता है? 350 ml। कितना बच गया? 150 ml। रिटर्न करना है क्या? नहीं करना। क्या करना है? स्टोर करना है। कहां किया? लैक्यूनार स्पेस में। नेक्स्ट वन, अगली स्ट्रक्चर। अब यह क्या बताते हैं आपको, एक और नाम आ रहा है, वो नाम अपने सामने है ट्रेबेक्यूले से। जी बिल्कुल, ट्रेबेक्यूले। ट्रेबेक्यूले क्यों है, कहां से है, क्या फंक्शन है, तो वो देखें। ट्रेबेक्यूले मेडिकल साइंस में एक फेमस टर्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सामने प्लासेंटा पढ़ा रहा हूं तो उसी में आएगा। ट्रेबेक्यूले अपने आप में एक स्पेशल टर्म है। वो स्पेशल कैसे भी तो सुने। ट्रेबेक्यूले का मतलब होता है बहुत सारे छोटे 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 छेद वाली स्ट्रक्चर, जिसे हम जाली या छलनी भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन कह सकते हैं। बड़ा सिंपल समझ में आ जाएगा। चाहे छाननी होती है, छलनी होती है, आटा छानना होता है, छलनी होती है, खिड़कियां दरवाजा में जाली होती है। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और फंक्शन क्या होता है? फिल्टर करने का, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने से क्या, जो वेस्ट है, जो कचरा है वो अलग हो जाए, जो क्वालिटी है वो अलग हो जाए। उसी प्रकार की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हमारे शरीर में भी होती है। रीनल में, ग्लोमेरुलस में होती है, यूरिन बन जाता है। आइज में भी होती है, जिसके बंद होने से ग्लूकोमा हो जाता है। उसी प्रकार की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, छानने वाली झिल्ली, ट्रेबेक्यूले कहलाती है। यहां पे क्यों आ रही है तो सुने। हमने लैक्यूनार स्पेस में न्यूट्रिशन को स्टोर किया, लैक्यूनार स्पेस में न्यूट्रिशन को स्टोर किया, और जो भी स्टोर चीज होती है वो फ्रेश नहीं है, फ्रेश के कंपैरिजन में ओल्ड है, तो उसमें वेस्ट आ सकता है। जब बच्चा, लॉजिक क्या है, जब बच्चे ने 350 ml अपना फिनिश कर लिया और दोबारा उससे डिमांड हुई, तो वो स्टोर वाले एरिया से न्यूट्रिएंट लेगा। हम भी ऐसा करते हैं। सुबह बहुत सारा खाना आया था, एक बार में जितना खाना खा लिया, बाकी जो स्टोर कर दिया, तो खाएंगे कब? जब हमें दोबारा भूख लगेगी। तो बच्चे में तो दोबारा डिमांड होगी, वो कहां से डिमांड करेगा? स्टोर से। और स्टोर से जब भी लेंगे तो उससे पहले उसे फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ट्रेबेक्यूले। कहां होती है? विलाई और स्पेस के बीच। लोकेशन देख लीजिए, ये देखो, ये विलाई, ये स्पेस, ये ट्रेबेक्यूले। 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 तो ट्रेबेक्यूले कहां पर होती है? बिटवीन स्पेस एंड विलाई, बिटवीन लैक्यूनार स्पेस एंड विलाई। फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन। फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन। आते हैं नेक्स्ट वन पे। लास्ट वन अपने आईवीएस में बताया जा रहा है हाफ बोर सेल।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2016 के अंदर पूछा गया काम था। क्या चीज है? वो ये बोलना चाहता है कि भैया जब तुम फिल्टर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उखाड़ के लाओगे ही, फिल्टर कर रहे हो तो गंदगी लाओगे ही, और गंदगी यहां पड़ी रहे ये प्लेसेंटा को बर्दाश्त नहीं है। उस गंदगी को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, और खाना भगाना कहलाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस भक्षण करना। तो कचरे का भक्षण करने के लिए जो भक्षण कोशिका प्लेसेंटा में होती है, नाम है उसका हाफ बोर सेल, HAFBOUR, हाफ बोर सेल। कहां होती है? तो देखो ये मोती की माला पहना रखी है विलाई की सरफेस पे, विलाई के चारों ओर, ताकि कोई भी माई का लाल विलाई के अंदर आए तो गंदगी लेके ना चला जाए। तो हर प्रकार की गंदगी को बाहर सल्टाने के लिए विलाई ने अपनी सरफेस पे जो जिसकी चादर ओढ़ रखी है, उन कोशिकाओं का नाम है हाफ बोर सेल। हाफ बोर सेल का काम है फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्यों करना पड़ रहा है? या तो न्यूट्रिशन के वेस्ट के लिए, या और भी और कुछ वेस्ट आ जाता है तो उसे क्लेरिफाई करने के लिए यहां पे डेवलप है हाफ बोर सेल। तो ये जो चार कंटेंट सामने बोर्ड पर हैं, विलाई, लैक्यूनार स्पेस, ट्रेबेक्यूले और हाफ बोर सेल, इन चारों को एक साथ बोलते हैं आईवीएस। तो अभी तक बड़े गौर से देखते रहे प्लेसेंटा में कितने नाम आ गए हैं। लास्ट वाले नाम को एक्सप्लेन करने से पहले अभी जितने पढ़ा दिए उन्हें दोबारा रिवाइज करवाना चाहता हूं मैं, बड़े गौर से सुनिएगा। बचपन में बोल रहे थे, बड़ा सरल बोल रहे थे, एकदम सिंपल प्लेसेंटा पढ़ना है तो ये बोल दो कि प्लेसेंटा में मां और बच्चे दोनों होते हैं। मदर की तरफ से डेसिडुआ, बच्चे की तरफ से कोरियन, और बीच के अंदर विलाई। अब हमने देखा कि हम डेसिडुआ को डेसिडुआ एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? बेसिलिस, क्योंकि डेसिडुआ होती कितनी है? 3, पर बच्चा किससे जुड़ा? 1 से। नाम क्या दिया? डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस में जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जितना भी खाना होता है, वो सारा का सारा रखती है किसके अंदर? कटोरी के अंदर, लोब के अंदर। उन कटोरी को क्या बोलते हैं? कोटिलिडोन बोलते हैं। नंबर कितने होते हैं? 15 से 20 होते हैं। ऊपर डेसिडुआ, नीचे कोरियन। कोरियन के कितने नाम? 2 नाम, बीच वाला, किनारे वाला। बीच वाला फ्रंडोसम, किनारे वाला लीव। क्या नखरे थे इनके? जवाब सुनिए। बीच वाला मतलब मोटा वाला, मोटा मतलब विलाई, बड़ा, बड़ा विलाई मतलब न्यूट्रिशन ज्यादा, ज्यादा न्यूट्रिशन मतलब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। कोरोनिक लीव मतलब किनारे वाला, किनारे वाला मतलब पतला वाला, पतला मतलब विलाई का आकार छोटा, छोटा आकार मतलब न्यूट्रिशन कम, न्यूट्रिशन कम का मतलब कनेक्शन वीक। तो काम वाला कौन सा? कोरियोनिक फ्रंडोसम। और बे मतलब को कौन सा? कोरियोनिक लीव। ऊपर डेसिडुआ बेसिलिस, नीचे कोरियोनिक लीव, बीच का सारा इलाका किसका? आईवीएस का। आईवीएस में कितने जने हैं? 4 जने। पहला विलाई, दूसरा स्पेस, तीसरा ट्रेबेक्यूले, चौथा हाफ बोर सेल। चारों के बारे में डिटेल। नंबर 1 विलाई, विलाई की संख्या 60। एक कोटिलेडॉन कितने विलाई को खिलाएगा? 3 से 4। मां न्यूट्रिशन कितना लाती है? 500। विलाई कितना रखता है? 350। कितना बच गया? 150। रखें या फेंके? रख लो। रखना मतलब स्टोरेज। स्टोर का नाम लैक्यूनार स्पेस। लैक्यूनार स्पेस कहां है? 2 विलाई के बीच में। फंक्शन क्या है? स्टोर करने का। स्टोर वाला मटेरियल फ्रेश के बजाय क्या डेवलप कर लेता है? गंदगी कर लेता है। गंदगी को क्या करना पड़ेगा? छानना पड़ेगा। छानने का मतलब फिल्टर। फिल्टर करने के लिए ट्रेबेक्यूले। ट्रेबेक्यूले क्या है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। कहां पर होती है? बिटवीन स्पेस एंड विलाई, बिटवीन स्पेस एंड विलाई। अब फिल्ट्रेशन में जितना कचरा आया है या और किसी भी प्रकार का कचरा प्लेसेंटा के अंदर पाया जा रहा है, तो हर प्रकार के कचरे को साफ करने के लिए भक्षण कोशिका, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल का नाम हाफ बोर सेल। और कहां पर है? विलाई के चारों ओर। तो ये सारे कंटेंट अभी तक जो बोर्ड पे एक एक आपको टू द पॉइंट याद होने चाहिए प्लासेंटा की एनाटॉमी को लेकर के। लास्ट वन सिर्फ एक स्ट्रक्चर इसके अंदर बतानी है मुझे, वो है नीटाबुक मेम्ब्रेन। अब नीटाबुक मेम्ब्रेन क्या होती है, तो इसके लिए बड़े ध्यान से सुने। यह एक प्रकार का बैरियर है, और बैरियर का काम होता है मिलने से रोकना। प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में डेसिडुआ और कोरियन जहां मिलते हैं वहीं हमें बैरियर लगाना होता है।
आप देख सकते हैं इतने बड़े डायग्राम के अंदर, यह ऊपर डेसिडुआ है, नीचे कोरियन है। पहली बात तो यह डिसाइड करो कि डेसिडुआ और कोरियन के मिलने के चांस कहां पर हैं, बीच में या किनारे पे। तो आप गौर करेंगे बीच में तो इन दोनों के इतनी बड़ी दूरी है, इतना बड़ा वलय, इतने बड़े वलय ने दूर 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 कर दिया, हम दूर दूर हो गए ऐसा। और किनारे वाली जगह कौन सी है जहां विलय क्या होता गया, छोटा होता गया। नीटाबुक मेम्ब्रेन का मतलब है बैरियर, बैरियर का काम होता है मिलने से रोकना। तो पहले ये सेलेक्ट करो प्लेसेंटा में डेसिडुआ और कोरियन कहां मिलेंगे, बीच में मिलेंगे या कोने में मिलेंगे। तब तो आपको भी पता होना चाहिए, जवानी के 25 साल निकाल दिए, मिलने की जगह कहां होती है, बीच रोड के चौराहे पे या किसी गली के कोने में झाड़ी के पीछे होती है, पता होना चाहिए। तो अक्सर मुलाकात की जगह किनारों में पाई जाती है। तो पहली बात ये, डेसिडुआ और कोरियन मिल कहां सकते हैं, किनारों पर। और आपको यह जिम्मेदारी दी गई है, इन्हें मिलने देना है कि मिलने से रोकना है। तो मैंने कहा नीटाबुक मेम्ब्रेन बैरियर है, बैरियर क्या करेगी, रोकेगी। जी हां, ऐसे कोने में होने वाले मिलन को रोकना चाहिए। रोक दोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं रोकोगे तो कांड में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज होती है। क्या लॉजिक होता है, ऊपर का डेसिडुआ और नीचे का कोरियन किनारे पर मिलता है, पर मिलन की बेला को हमने रोक दिया नीटाबुक मेम्ब्रेन से, बैरियर से। रोकने से क्या हुआ, ये कोरियन ज्यादा अंदर डेसिडुआ में नहीं जा पाया, डीप एंट्री नहीं कर पाया। बिल्कुल कोरियन की डीप एंट्री अपन ने रोक दी है बैरियर के तौर पे। अगर ये बैरियर नहीं होता तो ये डीप एंट्री कर लेता। सिर्फ इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपको देता हूं, उससे पता चलेगा बैरियर बहुत क्यों जरूरी है। तो देखें, यूट्रस को बोल दीजिए ये अपने पास पेरीमेट्रियम है, फिर मूड बन जाए तो बोल देना ये मायोमेट्रियम है, और फिर ज्यादा जानकारी आ जाए तो बोल देना ये एंडोमेट्रियम है, फिर बोल देना एंडोमेट्रियम को ये भुला करके डेसिडुआ बोल दिया, और फिर बता देना कि ब्लड वेसल यहां पर पाई जाती है और ये अपने पास में आ रहा है कोरियन। देखें, ये कोरियन किसके संपर्क में है, डेसिडुआ। इसका नाम मैं दे रहा हूं कोरियन, और ये बोल दिया मैंने डेसिडुआ। तो होता क्या है, अपने को यहां पे बैरियर लगाना है। ये बैरियर नहीं होता, ये नीटाबुक मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये कोरियन नालायक डेसिडुआ को पार करके यहां पहुंच जाता सीधा ब्लड वेसल के पास, और ज्यादा अंदर चला जाता तो वो चीज गलत हो जाती। तो इसकी डीप एंट्री को रोकना, कौन किसके अंदर आ रहा है, डेसिडुआ कोरियन में या कोरियन डेसिडुआ में, आंसर देना है कोरियन डेसिडुआ में। अंदर आने देना है कि रोकना है, रोकना है। और रोकने वाले का नाम क्या कहलाता है, नीटाबुक लेयर। तो पहली बात तो ये, नीटाबुक लेयर सेंटर में होगी या किनारे पर होगी, तो जवाब देना है किनारे पर होगी। सेंटर में क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेंटर में मिलने के चांस नहीं है। मिलने के चांस कहां पर है, किनारों पर। तो मेम्ब्रेन भी कहां पर होगी, किनारों पर। और क्या फायदा होता है इसके होने से, डीप एंट्री रुक जाती है। यदि ये नहीं होगी तो क्या होगा, ये कोरियन डेसिडुआ को पार करके अंदर तक चला जाएगा। इसे अपने को रोकना है। और यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि नीटाबुक लेयर किसके ऊपर लगानी है। तो बुरा ना मानना दोस्तों, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। नीटाबुक लेयर इज ए बैरियर, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूं बार बार में, बैरियर है। तो हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में एक गुब्बारा जिसका नाम भी बैरियर ही होता है। क्या लिखा है, कॉन्डोम। शर्माने की बात नहीं है, बहुत अच्छा संसाधन है ये कॉन्डोम। कॉन्डोम भी एक प्रकार का बैरियर है, उसे भी पहना जाता है, उसे भी वियर किया जाता है, पहना जाता है। उसी प्रकार नीटाबुक लेयर भी एक परत की तरह चढ़ाई जाती है। कॉन्डोम किसके ऊपर चढ़ाया जाता है, पता होना चाहिए। इसी प्रकार नीटाबुक लेयर किसके ऊपर चढ़ाई जाएगी, कोरियन के ऊपर। कोरियन आपको याद हो तो कोरियन किसे बोलते हैं, कोरियन 3 लेयर के समावेश को बोलते हैं, सिंसाइटियो, साइटो और मीसेनकाइमा। तो मैंने उसके ऊपर नीटाबुक नाम की मेम्ब्रेन लगा दी। तो आप मुझे बताइए, नीटाबुक लेयर
डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है तो नाम आता है सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। समरी का निचोड़ निकालें, एग्जाम का एमसीक्यू है। नेटाबुक लेयर कोरियन के ऊपर होती है। कोरियन 3 परतों का होता है। नेटाबुक उसी के संपर्क में ज्यादा होगी जो सबसे ऊपर होगा। कोरियन में सबसे ऊपर की परत का नाम सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो नेटाबुक लेयर मेनली किसे कवर करती है? सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट को। तो ये सारा का सारा लॉजिक जो आपको बताया गया वो किसको लेकर के था? नेटाबुक लेयर को लेकर के। और इतने सारे नामों के साथ में अपन बता सकते हैं सारी की सारी अवेलेबल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन द अवर पार्ट प्लासेंटा। प्लासेंटा जो छोटा सा पोर्शन बोल सकते थे अपन की, ऊपर डेसिडुआ, नीचे कोरियन, बीच में विलाई, उतना ना बोल करके कंप्लीट मिलने वाली स्ट्रक्चर्स को इसमें दिखाया गया। अभी तक आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या निकाला, तो सुनने वाली बात। डेवलपमेंटल कैटेगरी से आगे अपन बढ़ रहे थे। क्लास की शुरुआत करी गई कुछ विशेष प्रकार के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से। उन माइलस्टोन्स में आपने देखा विशेष लाइन है जो मैंने बताई आपको कि ऑर्गेनोजेनेसिस अकेला लिखा हुआ आ जाए तो 8 वीक जवाब देना है। मार्केट तरह तरह की बातें करता रहेगा। उदाहरणार्थ, कुछ अंग का निर्माण 8 वीक से पहले, कुछ अंगों का डेवलपमेंट पूरा 20 वीक से पहले, सभी ऑर्गन का स्टार्ट 8 वीक के बाद, सभी ऑर्गन डेवलपमेंट 20 वीक के बाद। लेकिन 4 प्रकार की बातों को करना हो एक बात से शांत, तो आंसर देना है 8 वीक। शुरुआत सबसे पहले करता है नर्वस सिस्टम, पर जीत जाता है रेस में पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बच्चे में सबसे पहले पूरी तरह डेवलप होने वाला सिस्टम कौन सा? कार्डियोवास्कुलर। धड़कन को लेकर के 3 बात, बच्चा खुद बनाएगा 5 वीक पे, अलग बात सुनाई नहीं देगी। मशीन से सुनाई कब देगी? 10 वीक पे, और स्टेथोस्कोप से 20 वीक पे। आफ्टर दैट अपन आए 12 वीक पे। बहुत सारे काम कर रहा है। पहली बार यूरिन कर रहा है, पहली बार स्वेलो कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, थायरोक्सिन बना रहा है, बाहर के जेनिटल ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, सेक्स का पता चल रहा है। ना केवल इतना, प्लेसेंटा पूरी तरह बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम चली जाएगी, एससीजी चला जाएगा, नोजल वॉमिटिंग चला जाएगा। ये सारा काम कब होगा? 12 वीक पे। हमें बनाना है प्लेसेंटा और सिर्फ डिस्कस किया उसकी एनाटॉमी को। प्लेसेंटा में सिर्फ 3 जुगाड़, ऊपर डेसिडुआ, नीचे कोरियन, बीच में विलाई। पर अपन ने डिटेल में क्या पढ़ा? ऊपर वाले को डेसिडुआ बेसिलिस, नीचे वाले को कोरियोनिक फ्रंडोसम और बीच वाले को आईवीएस। तो उसके अंदर अपन ने देखा मदर के डेसिडुआ बेसिलिस में उसका न्यूट्रिशन कहां पर होता है? कोटिलिडोन में। कोटिलिडोन के नंबर कितने होते हैं? 15 से 20। कोरियन के नाम कितने होते हैं? 2। फ्रंडोसम और लीव, उनके 5-5 अपने कैरेक्टर। बीच वाले इलाके में केवल विलाई होता है क्या? ना भैया, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होता है? विलाई है, स्पेस है, ट्रेबेक्यूले है, हाफ वॉर सेल है। चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इंटरविलस स्पेस। हर एक का पर्टिकुलर लॉजिक, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर फंक्शन। एंड द लास्ट वन लेयर इज नेटाबुक लेयर। नेटाबुक लेयर बीच में या किनारे पे? तो भाई साहब किनारे पे। किनारे पे क्यों? बीच में क्यों नहीं? क्योंकि मिलने के चांस कहां पर है? किनारे पे। कौन कौन मिल रहा है? डेसिडुआ और कोरियन। कौन किसके अंदर जाना चाहता है? कोरियन डेसिडुआ के अंदर जाने दो या रोक दो? रोक दो। रोक दो मतलब बैरियर किसके ऊपर? कोरियन के ऊपर। कोरियन में कितनी परत? 3 परत। सबसे ऊपर कौन सी? सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। तो एग्जैक्टली वही होता है। तो आज का लेक्चर मान के चल लीजिए एज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ प्लासेंटा। नेक्स्ट लेक्चर में इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ा करके सर्कुलेशन, फंक्शन, एबनॉर्मलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक इस डिटेल स्ट्रक्चर को आप लोग देखते रहें, इसका आनंद लें। सुंदर से प्लेसेंटा को जितना इसने बारे में अपना बताया उस पर फोकस करते रहें, ध्यान लगाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।